हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पथ। फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन फर्स्ट देखा था, जो बात कर रहा था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। फ्रेंड्स, सेक्शन 2 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो रिपील हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं निर्वचन खंड। तो देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट। मीन्स क्या है कि जो ये निम्नलिखित शब्द या पद दिए गए हैं इसमें, वो उन्हीं भाव में यूज होंगे जो इस एक्ट में दिए गए हैं। सपोज इंडिया की डेफिनेशन इसमें दिया गया है। इंडिया की डेफिनेशन जो है इंडियन पिनल कोड में दिया गया है। इसमें भी और इंडियन एविडेंस में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है और कोर्ट ऑफ जस्टिस करके आईपीसी में डेफिनेशन डिफाइन किया गया है कोर्ट को। तो जो आईपीसी में कोर्ट डिफाइन किया गया है, तो आईपीसी में जहाँ जहाँ भी कोर्ट वर्ड आएगा, वो जो उस डेफिनेशन में दिया गया है उसका जो है तात्पर्य उससे रहेगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कोर्ट की डेफिनेशन दी है, जहाँ जहाँ इसमें कोर्ट वर्ड आएगा, तो उसमें जो ये डेफिनेशन दी गई है उसका मतलब वही होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं फर्स्ट जो है डेफिनेशन, वो क्या है, वो है कोर्ट। तो कोर्ट जो है, कोर्ट इंक्लूड्स, कोर्ट मीन्स नहीं दिया गया इसमें, कोर्ट इंक्लूड्स, कोर्ट में क्या क्या आएंगे। तो कोर्ट इंक्लूड्स क्या है, कोर्ट में इंक्लूड्स है ऑल जजेस, सभी जजेस, जितने भी जजेस हैं वो क्या है, वो किस में आएंगे, कोर्ट्स में। एंड मजिस्ट्रेट, सभी जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। मीन्स कोर्ट में क्या क्या आएंगे, सभी जजेस, सभी मजिस्ट्रेट और सभी पर्सन जो क्या है लीगली ऑथोराइज हैं किसके लिए, एविडेंस लेने के लिए, लेकिन जो है आर्बिट्रेटर को छोड़ करके। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ऑल जजेस समझ में आ गया आपको, एंड मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन्स मीन्स ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कभी कभी मतलब सीपीसी में प्रोविजन है, सीआरपीसी में है कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए। तो कोर्ट कमिश्नर, सपोज कोई पर्सन जो है कोर्ट में नहीं आ सकता है, या फिर कुछ लोगों को एग्जाम्पशन है कोर्ट में आने के लिए, और उनका एविडेंस रिकॉर्ड करना रहा, तो कोर्ट जो है कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करती है। तो वो जो कोर्ट कमिश्नर जो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा वहाँ पर जाके उस पर्सन का, तो वो उस फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क वो क्या रहेगा, वो कोर्ट के डिफिनेशन में आएगा। मतलब क्या रहेगा, कोर्ट रहेगा वो, क्योंकि पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, वो पर्सन कोर्ट द्वारा लीगली ऑथराइज किया गया है उनका एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसमें वो क्या कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। एंड इसमें क्या है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट की डिफिनेशन में नहीं आता। फ्रेंड्स, हमने पहले इसके पहले की जो लेक्चर है उसमें मैंने बोला था कि आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होती है उस पर एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने एक वहाँ पे रीजन बताया। दूसरा रीजन ऐसा है फ्रेंड्स कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो ये कोर्ट की डिफिनेशन में नहीं आते। तो इंडियन एविडेंस अप्लाई है कोर्ट में, इसमें दिया क्या है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट, ऐसा सेक्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो इन एंड बिफोर एनी कोर्ट, तो जो है आर्बिट्रेटर कोर्ट ही नहीं है भाई, कोर्ट की डिफिनेशन में आर्बिट्रेटर नहीं आते, इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में अप्लीकेबल नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कोर्ट। मतलब कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस ऑन, लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। ये हो गया कोर्ट का डिफिनेशन। फ्रेंड्स, आगे जो है नेक्स्ट डिफिनेशन है आपकी फैक्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगली डिफिनेशन जो है फैक्ट। फैक्ट मीन्स क्या होता है, तथ्य। सो फ्रेंड्स, फैक्ट्स क्या बोलता है कि फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंसेस। एंड सेकेंड पार्ट उसे क्या बोलता है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो एनी थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु। तो फैक्ट्स जो है इसको
एकदम वास्ट डेफिनेशन इस फैक्ट की। फैक्ट मीन्स क्या होता है कि एनी थिंग्स, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, स्टेट ऑफ थिंग्स, उसकी जो परिस्थिति है थिंग्स की, वस्तु की, हाँ वो, और रिलेशन ऑफ थिंग्स मतलब उसका जो है संबंध दूसरे फैक्ट से, कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यू बाय सेंसेस, जिसे हम अपने सेंसेस द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, तो वो क्या होगा, फैक्ट होगा। मतलब इंद्रियां अपनी कौन कौन सी हैं, आँख जिससे हम देख सकते हैं, कोई चीज़ हमने देखा वो फैक्ट रहेगा। सिर्फ अपना नाक है जिससे हम स्मेल भी ले सकते हैं, कोई फाउल स्मेल हो या गुड स्मेल हो, जो भी हो, तो अगर हमने नाक से कुछ सूंघा तो वो क्या रहेगा, वो फैक्ट है। हमने कान से कुछ सुना, वो क्या रहेगा, वो फैक्ट है। हमने किसी चीज़ का टेस्ट लिया टंग से, वो क्या है, फैक्ट है। हमारे शरीर से कोई टच हुआ, हमने कुछ फील किया, तो वो क्या है, वो फैक्ट है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, जो 5 सेंसेस हैं, उनके द्वारा जो फैक्ट हम देख सकते हैं, महसूस कर, सुन सकते हैं, वो सभी क्या होंगे, वो सभी फैक्ट हैं। तो एनी थिंग्स, सपोज ये मार्कर है, ये क्या है, ये एक क्या है, फैक्ट है। मार्कर जो है इस टेबल पर रखा हुआ है, उसकी स्थिति जो है वो क्या टेबल पर रखा हुआ है, वो भी एक फैक्ट है। उसका रिलेशन, सपोज ये कैप है, ये इसका कैप है, ये मार्कर है, तो ये इस कैप का इस, मतलब ये कैप इस मार्कर का है, मतलब इसका इससे रिलेशन है, ये क्या है, फैक्ट है। तो ये सब हमने क्या कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी आवाज़ हम कानों से सुन सकते हैं, जो अभी ये आवाज़ आ रही है, तो ये सब क्या है, ये सब ये फैक्ट है। तो एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परस्यू बाय सेंसेस, कोई भी चीज़, उसकी परिस्थिति या उसका संबंध, जिसे हम अपनी सेंसेस द्वारा, इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में, वो क्या रहेगा, वो फैक्ट रहेगा, ठीक है। और उसके आगे क्या दिया कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी मानसिक स्थिति जिसके बारे में कोई व्यक्ति क्या रहे, कोई व्यक्ति सचेत रहे, जिसका किसी व्यक्ति को उसको भान रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई जो फैक्ट है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो फैक्ट क्या रहेगा, वो एक्सटर्नल फैक्ट है, वो फिजिकल फैक्ट है, ठीक है। तो उसको ये जो है, ये क्या रहेगा आपका, एक्सटर्नल फैक्ट। एक्सटर्नल फैक्ट या उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल फैक्ट, ठीक है। फिजिकल फैक्ट, तो जो फैक्ट जिसका अस्तित्व है, जो दिख रहा है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल फैक्ट रहेंगे, उसको फिजिकल फैक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्ट है फिजिकल फैक्ट। और ये जो है, जो सेकंड पार्ट है डेफिनेशन का, वो जो है वो किसकी बात करता है, मेंटल फैक्ट की। मतलब वो क्या है, उसे हम देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते उसको, तो वो क्या है, वो इंटरनल फैक्ट है वो, ठीक है। वो क्या है, वो है इंटरनल फैक्ट। इंटरनल फैक्ट या कौन सा, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो जो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट, सो फ्रेंड्स, मेंस के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ फैक्ट, तो अगर आपने सिर्फ ये डिफिनेशन लिखा, क्या लिखा कि फैक्ट्स मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, तो ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बुक में दिया गया है, और ये तो छोटा बच्चा भी अगर उसको भी रटा दिया जाए तो वो भी बोल सकता है, लेकिन वो ये मतलब डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो समझ नहीं सकता। तो एग्जामिनर का इंटेंशन क्या रहता है कि भाई आपने उस डेफिनेशन से क्या समझा, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन इन पेपर इन योर ओन वर्ड्स। आप इसको अपने शब्दों में जो आपने समझा है वैसा अगर लिखोगे तो फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दिया गया है, जो भी
उस बंदे को समझ में आ गया है। सपोज तो इसके लिए ये तो लिखना जरूर है, ये लिखने के बाद उसको थोड़ा आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। इलेबोरेट कैसे करोगे? सपोज कि अभी इतना लिखने के बाद आप आगे उसमें ऐसा भी लिख सकते हो कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन रेफर्स द एक्सटर्नल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट विच कैन परस्यू बाय द सेंसेस, और सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन रेफर्स इंटरनल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट which cannot be perceived by the senses. And friends, a legal decision given by courts of law means application of law on fact. जब भी कोई कोर्ट कोई लीगल डिसीजन देती है, इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने जो फैक्ट है उस पर क्या किया? लॉ का अप्लीकेशन किया, लॉ अप्लाई किया। द फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इज टू lay down rules according to which the facts of the case can be proved or disproved before court of law. तो जो लॉ ऑफ एविडेंस का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि एक रूल बनाए, एक रूल बताए जिसके द्वारा किसी भी कोर्ट में कोई फैक्ट क्या किया जाए? प्रूव किया जाए और डिस्प्रूव किया जाए। फ्रेंड्स, द टर्म फैक्ट्स मीन्स एन एग्जिस्टिंग फैक्ट। जो फैक्ट्स, जो टर्म फैक्ट्स, उसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग फैक्ट। बट अकॉर्डिंग टू द एक्ट is also refers to a mental condition of which the person is conscious। लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट तो है, लेकिन वो जो फैक्ट उसकी ही बात करता है, किसकी? जो किसी व्यक्ति की जो मेंटल कंडीशन होती है उसकी फैक्ट उसकी ही बात करता है। दस द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्स, दस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैक्ट इज नॉट लिमिटेड ओनली व्हाट इज टेंजिबल और विजिबल बट इंक्लूड द फीलिंग्स, ओपिनियन एंड स्टेटमेंट। तो जो फैक्ट्स का मीनिंग है सिर्फ ऐसे जो है वो सिर्फ टेंजिबल या दिखने वाली जो वस्तु है उससे वही नहीं है। उसमें जो है उसके डिफिनेशन में जो है जो इंटरनल फैक्ट्स हैं, सपोज किसी के बारे में किसी कोई ओपिनियन है, कोई फीलिंग्स है, ये भी फैक्ट्स में आते हैं। फ्रेंड्स, द फैक्ट्स में बी क्लासिफाइड एज ए फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट्स रेफर्स to external facts which a person can be perceived by his senses। फिजिकल फैक्ट्स कौन है? जिसे कोई भी व्यक्ति उसकी सेंसेस द्वारा, उनकी इंद्रियों द्वारा क्या कर सकता है? परसीव कर सकता है। एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स refers to internal fact or mental fact of which a person is conscious that cannot be perceived by the senses. Friends, section 3 which defines the term fact not merely deals with the physical fact. जो टर्म फैक्ट है वो सिर्फ फिजिकल फैक्ट की बात नहीं करता, बट ऑल्सो डील्स विद द थिंग्स विच आर सो हिडन एज टू बियॉन्ड द फिजिकल ऑब्जर्वेशन। वो ऐसे फैक्ट की बात करता है जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बाहर है, एज स्टेट और कंडीशन ऑफ पर्सन्स माइंड। फ्रेंड्स, द फैक्ट सट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट। जो फैक्ट प्रूव किया जाना है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फैक्ट बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स, द फैक्ट्स विच टेंड्स टू एस्टैब्लिश द फैक्ट सट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड एविडेंसरी फैक्ट। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका फैक्ट्स। अब हम इसमें फ्रेंड्स इसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं। तो जो फ्रेंड्स पहला इलस्ट्रेशन है मैं पढ़ता हूँ उसको कि दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। मतलब कोई वस्तु जो है कहीं रखी है, किसी ऑर्डर में रखी है, किसी प्लेस में, वो क्या है? वो फैक्ट है। दैट मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ सुना या देखा, वो क्या है? फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, वो क्या है? फैक्ट है। आगे डी जो है इलस्ट्रेशन डी क्या बोलता है कि दैट अ मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन। अब इसके ऊपर जो ए बी सी वो जो था वो एक्सटर्नल फैक्ट का इलस्ट्रेशन था, और जो डी है वो इंटरनल फैक्ट्स का वो है इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि द मैन होल्ड सर्टेन ओपिनियन। किसी आदमी ने कोई ओपिनियन होल्ड किया किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो क्या हो? वो फैक्ट है। और हैज़ सर्टेन इंटेंशन, या किसी पर्सन का कोई इरादा है, कोई आशय है,
उसके मन में कोई मतलब कोई इंटेंशन उसने पाल रखा है, तो वो भी क्या है, वो भी एक फैक्ट है। एंड एक्ट इन गुड फेथ, किसी पर्सन ने कोई एक्ट गुड फेथ में किया, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। और उसने कोई एक्ट फ्रॉडलेंटली किया, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस, या उसने कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्टिकुलर सेंस में बोला, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। और फ्रेंड्स आगे क्या दिया गया है कि और इज और वॉज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट। मतलब किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट संवेदना का ज्ञान है या किसी पर्टिकुलर समय में उसको उसका ज्ञान था, उसका भान था, ये भी क्या एक फैक्ट है। और ई क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन ई, कि दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट। किसी व्यक्ति का समाज में जो उसका रेपुटेशन है सोसाइटी में, वो भी क्या है, एक फैक्ट है। फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन है रिलेवेंट। जो अगला वर्ड है कौन सा है, वो रिलेवेंट। रिलेवेंट को हिंदी में बोलते हैं सुसंगत। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट to another when one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of fact। क्या दिया है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट, एक फैक्ट जो रिलेवेंट है कब माना जाएगा, जब when the one is connected with the other, जब पहला फैक्ट जो दूसरे फैक्ट से क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। कैसे कनेक्ट रहेगा, एनी ऑफ द, कैसे कनेक्ट रहेगा, एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कौन से कैसे कनेक्ट रहेगा, जो इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, सेक्शन 5 to 55। अगर वैसे एक फैक्ट दूसरे से कनेक्ट रहेगा जो उन प्रोविजंस के अनुसार, तो वो फैक्ट क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। कौन से फैक्ट रिलेवेंट है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 to 55 दिया गया है। सो फ्रेंड्स ये हो गया रिलेवेंट। सो फ्रेंड्स आज हमने कोड की डेफिनेशन देखी, फैक्ट की डेफिनेशन देखी और रिलेवेंट की डेफिनेशन देखी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में सेक्शन 3 के बाकी डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।